फ्रेंड्स, आज हम किन किन टॉपिक को करते हैं क्लियर, फटाफट बता देता हूँ। देखिए, आपका है ना, पहले वाले क्लास के अंदर में ये दो टॉपिक खत्म हो चुका था। ये इंडियन का, ये भारतीय संविधान और हेड क्वार्टर, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भी बहुत सारे जो चीज़ें थी खत्म हो गई थी। हेड क्वार्टर में ना एक दो मेरे से छूट गया था, मैं आपको इस वीडियो में कवर कर दूंगा। बिहार स्पेशल अभी रहने देते हैं, आगे चलते हैं। नोबेल प्राइज, इंपॉर्टेंट डे तो नहीं, नोबेल प्राइज। फिर आपको यहाँ पर मैं अभी नोबेल प्राइज जो है यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं। देख लीजिए, तो यहाँ तो नोबेल प्राइज से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फटाफट यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं रीडिंग। चलिए देखिए, जो एक अल्फ्रेड नोबेल एक साइंटिस्ट थे, सब उन्होंने 1867 में डायनामाइट का खोज किया था। तो आपको ये तो ध्यान में रखना है नोबेल के, देखो जो नोबेल का जो इंपॉर्टेंट है ना, जो आपको ख्याल रखना है, बस आपको इतना ही रखना है, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है आप लोगों को। तो अल्फ्रेड नोबेल जो नेम के थे, एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट्री थे वो, उन्होंने सबसे पहली बार डायनामाइट का खोज किया था। ये ध्यान में रखना है, कब किया था? 1867 में। और उन्हीं के सम्मान के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई उन्हीं के नेम पर, क्योंकि इनका पूरा नाम क्या था? अल्फ्रेड नोबेल। और इन्हीं के नेम पर ना नोबेल पुरस्कार शुरुआत 1901 में कर दी गई थी। और उसके बाद हर साल ये कब मिलती है? तो 10 दिसंबर को स्टॉकहोम था, ओस्लो, नॉर्वे में ये हर साल नोबेल पुरस्कार बांटा जाता है। तो आपको यहां पर बस यही जो है ध्यान में रखना है कि हर साल 10 दिसंबर को स्टॉकहोम अर्थात स्वीडन या नॉर्वे, ओस्लो में दी जाती है। और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी 1867 में, उन्हीं के नेम पर नोबेल पुरस्कार शुरुआत 1901 में कर दी गई थी। बस इतना ख्याल में रखना है। आगे चलते, तो यहाँ पर जो है आपका नोबेल पुरस्कार है ना, 6 क्षेत्र में दी जाती है। एक भौतिकी मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एक बायोलॉजी में, और फिर उसके बाद में साहित्य से, ठीक है, मतलब लिटरेचर में, फिर पीसफुल में, शांति में, और इकोनॉमिक्स में। बस इसी में दी जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये डालता है कि नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में नहीं दी जाती है, या फिर इनमें से चुने कि किन में दी जाती है, किन में नहीं दी जाती है। तो आपको ऑप्शन में कुछ एक ऐसा डाल देगा जो इसमें से मैच ना करे। तो आपको ये सब कुछ यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट के बाद ना आपको बस आप ये ध्यान में रखना है कि जो अमर्त्य सेन थे ना, उनको इकोनॉमिक्स के लिए सबसे पहली बार, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के लिए 1998 में अपने भारतीय थे वो, इकोनॉमिक्स कल्याण के लिए उनको सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर ये ख्याल में रखना है। तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे डालेगा? एग्जाम में क्वेश्चन डालेगा कि किस भारतीय को सबसे पहली बार इकोनॉमिक्स क्षेत्र में, मतलब कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहली बार नोबेल दिया गया था? तो 1998 में अमर्त्य सेन को, वो भी कि अर्थशास्त्र में। तो ये आपको ये ख्याल। फिर देखो, इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि भारत का पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था गीतांजलि के लिए। तो क्वेश्चन यहां से डाल देगा किसको, इनमें से किन को सबसे पहली बार। यहां ध्यान रखना, अगर वहां दे देगा कि अर्थशास्त्र में सबसे पहली बार किसको मिला था, अमर्त्य सेन को, लेकिन शिफ्ट वहां पर डाला रहा है कि साहित्य क्षेत्र में या फिर सबसे पहली बार किस भारतीय को आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 1901 में शुरुआत हुई थी, और 1913 में रविंद्रनाथ जो टैगोर थे, उनको गीतांजलि के लिए सबसे पहली बार एशियाई व्यक्ति, पहले एशियाई भी थे और पहले भारतीय भी थे, उनको रविंद्रनाथ टैगोर ने, टैगोर को शांति के क्षेत्र के लिए आपको यहाँ पुरस्कार मिलता है। ये भी आपको ख्याल रखना है। इसके बाद में आपको एक टॉपिक और रखना है ख्याल में कि 1979 में मदर टेरेसा को भी आपको शांति के लिए यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी आपको ख्याल में रखना है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम भी थे। तो आपको ये भी यहाँ पर ख्याल रखना है। उसका एक बात और याद में रखना है, आप लोग को यहाँ पर याद करना है कि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो है सीवी रमन, जो रमन इफेक्ट के लिए उनको दिया गया था 1930 ईस्वी में। तो ये भी आपको ख्याल यहाँ पर रखना है, बाकी अब कुछ नहीं दे। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ और बन जाती है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी पूरे विश्व के अंदर में? तो वह मैडम क्यूरी थी, जो कि रेडियो सक्रियता था, रेडियो धर्म में जो आपको रेडियो एक्टिविटी है उसी खोज की थी। 1903 में उनको मिला था, और इनको 2 बार मिल गया था। तो ये 2 बार प्राप्त करने वाली ही एक व्यक्ति। फिर क्वेश्चन यहाँ पे और बन जाता है कि सबसे कम उम्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो वो दिया गया है मलाला यूसुफजई को, ठीक है। 2014 में इनको दिया गया है सत्येंद्र नाथ, और इनके साथ में दिया गया था शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 17 वर्ष की आयु में पाकिस्तान की जो थी नवाला यूसुफजई, उनको मिला है। अब ये रिकॉर्ड टूट चुका है, अब इनसे भी छोटे को मिल चुका है। फिलहाल आपको यही याद करोगे तो आपको काफी है। तो कुल मिलाकर यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको ख्याल में रखना है। मैं आपको फिर से एक बार रीडिंग करवा दूं ताकि काम देगा आपको कि सबसे पहली बार की अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी, और इन्हीं के नेम पर 1901 से शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार की, जो 10 दिसंबर को, और यहाँ पर जो है सो स्टॉकहोम के स्वीडन में और ओस्लो के नॉर्वे में यहाँ पर दी जाती है।
नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दी जाती है, जो कि भौतिकी है, रसायन है, शारीरिक विज्ञान है, चिकित्सिक है, साहित्य है और शांति के क्षेत्र की आपको दी जाती है। उसके बाद फिर आपको ख्याल रखना है कि सबसे पहली बार 1998 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए यहाँ पर स्टॉकहोम स्वीडन में इनको मिला था। फिर आपको एक बात और ख्याल में रखना है कि यहाँ पर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि 1913 में इनको दिया गया था। एक ख्याल और रखना है कि मदर टेरेसा जो भारतीय थी 1979 में, उनको शांति के क्षेत्र के लिए दिया गया था। और साहित्य के लिए दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि इनका नाम क्या था, गीतांजलि उनका बुक का नाम था। अब आते हैं पहले मुस्लिम कौन थे, तो वो है अब्दुल कलाम जी, जो पता है आप लोग को। उसके बाद पहले जो नोबेल पुरस्कार की तरफ से जो भारतीय थे सीवी रमन, उनको पहली बार विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये भी ख्याल में आपको रखना है। उसके बाद में मैडम क्यूरी पहली महिला थी जिनको 2 बार अब तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 1903 में दिया गया था रेडियो एक्टिविटी खोज के लिए, आपको ये भी ख्याल में रखना है। उसके बाद सबसे कम उम्र में शांति के लिए मिला है मलाला यूसुफजाई को, जो कहाँ की है, पाकिस्तान की है, तो ये भी आपको ख्याल रखना है, 2014 में मिला था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आइए, तो यहाँ देखना आपका ये टॉपिक खत्म हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ पर सोसाइटी पर, जो सोसाइटी से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं उस पर ध्यान देते हैं। मैं आपको ऑल टॉपिक खत्म करवाऊंगा, चिंता मत कीजिए। मैं जहाँ तहाँ से रेंडमली लेके मैं आपको, बस मेरा काम है खत्म करवाना, डोंट वरी। सोसाइटी मैं उठा रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देना कि कौन कौन सोसाइटी जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी कुल मिलाकर यहाँ पर 50 से 60 है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सोसाइटी है वो आपको ख्याल में रखना है। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों में ना ज़्यादा डीप नहीं पूछता, ये ईस्वी जो दिख रहा है ना आपको कि स्थापना कब हुआ था, ये आप लोगों में नहीं पूछा जाता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ध्यान में आपका रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि इस बार डाल दे, कहीं टफ कर देगा, तो आप लोग को ध्यान रखना है। वैसे अगर आप सिर्फ इसके जो है संस्थापक याद कर लोगे, फाउंडर याद कर लोगे, तो भी आपके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर चाहे तो इसको भी आप ख्याल में रख सकते हो। ठीक है, तो इसमें सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बस यहाँ पर टिक लगा देता हूँ ताकि वही आपको याद करना है। यहाँ पे देखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, उसकी खोज किसने की थी, तो 1784 ईस्वी में 1784 में विलियम जोन्स ने इसकी खोज की थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन डालेगा कि एशियाटिक सोसाइटी या फिर विलियम जोन्स ने किस सोसाइटी की स्थापना की थी। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की खोज यहाँ पर विलियम जोन्स ने की थी। आत्मीय सभा की खोज राजा राम मोहन ने की थी, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। फिर वेदांत कॉलेज, यहाँ देखना, राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज और आत्मीय सभा दोनों सोसाइटी, इस पर ईस्वी आप मत करो, ईस्वी जो इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा आपको। वेदांत कॉलेज की और उसके बाद आत्मीय सभा की, ये दोनों की खोज राजा राम मोहन राय ने की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ देखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला मत पढ़ना। ब्रह्मा समाज पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है आपको, ये भी पढ़ लेना, 1828 में हुई थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। तत्वबोधिन समाज, बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन, तो ये भी याद कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। परमहंस सभा भी याद मत करना, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आ गया ज्योतिबाई फूले। तो ज्योतिबाई फूले के द्वारा खोज की थी बालिका विद्यालय की, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका आपको याद करना है, बस यही चीज़। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में, तो यहाँ पर ये पढ़ना, साइंटिफिक सोसाइटी की खोज किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने, ये आपको रटना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडियन एसोसिएशन की खोज किसने की थी, दादा भाई नौरोजी, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, फिर ये मत पढ़ना पूना वाला। प्रार्थना समाज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एमजी रांडे और आत्माराम पांडुरे, इनकी खोज 2 आदमी ने की थी। तो एग्जाम में करे क्या पता है, एग्जाम में ना ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही डालेगा, कोई एक ही, तो आपको ये दोनों नाम याद करके रहना पड़ेगा। एमजी रांडे नहीं होगा तो ये, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, अगर ये होगा तो फिर ये नहीं होगा, या फिर दोनों का नाम साथ में दिया होगा, तो आप लोग ये दोनों नाम याद करके जाना है। ठीक है, अलीगढ़ का ये पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ आंदोलन जो है सर सैयद अहमद खान ने की थी, ये भी आता है। इसके बाद ये पढ़ लेना, बहुत बड़ा एग्जाम है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती, बहुत बड़ा आया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन पढ़ लेना, बहुत बार आया है एग्जाम के अंदर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ लेना, बहुत बार आया है, ए और ह्यूम ने की थी, कब की थी, ये ईस्वी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में। ठीक है, ये पढ़ लेना, आपको एग्जाम में डाल देता है। चलिए आप नेक्स्ट में आते हैं, ये याद कर लेना आप लोग। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की थी, 1887 में महादेव गोविंद रांडे ने, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आपको ये इंपॉर्टेंट है, रामकृष्ण मिशन की खोज किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट में, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो आंग खान एम सलीमुल्लाह अहमद खान क्या, तो ये इंपॉर्टेंट है, ईस्वी के साथ पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट में आपका ये इंपॉर्टेंट है, गदर पार्टी, विश्व भारती और गदर पार्टी, ये दोनों का स्थापना किसने की थी और कब की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंदू महासभा भी याद करना आप लोग, उसका होम रूल लीग भी याद करना है आप लोग को, ईस्वी के साथ में, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब चलो आप चलते हैं यहाँ पर, तो और सब इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो 1923 में, इंपॉर्टेंट है इसमें डेट, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए और सब नहीं पढ़ना है आप लोग को, हाँ ये पढ़ लेना है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, बहुत बार एग्जाम पूछा है, इसका बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको, ईस्वी के साथ पढ़ लेना। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक इंपॉर्टेंट है,
खोज सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आज़ाद हिंद फौज भी इंपॉर्टेंट है और आज़ाद हिंद सरकार, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो जो जो मैं बताया हूँ बस वही पढ़ लीजिएगा। हाँ, ये भी याद कर लीजिए, एग्जाम पूछ देता है। खुदाई खिदमतगार, ये खोज किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फर खान, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आइए, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लॉर्ड टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछता है। चलिए, मैं आपको ऑल लॉर्ड टाइप में खत्म कर देता हूँ आज। लॉर्ड टाइप में आते हैं। देखिए, इसके लिए ना आप लोगों को सबसे पहली बार थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य इसलिए है क्योंकि इसके अंदर में मोस्टली इंपॉर्टेंट है और आपको रटना तो होगा। आप जो ये सोचोगे कि बस ऊपर ऊपर से देख के मैं छोड़ दूंगा, तो ऐसा नहीं है, फिर नंबर आप ही का नहीं आएगा। आप लोग को पूरा प्रॉपर खत्म करना पड़ेगा। मेरी बात समझ गए ना? तो इसको थोड़ा प्रॉपर खत्म करो क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और आपको पूरा प्रॉपर अच्छे से बच के पढ़ना पड़ेगा। चलिए, एग्जाम में टाइम्स पे आते हैं। जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में 90% इंपॉर्टेंट है। चलिए, यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को पहली बार ये याद करना पड़ेगा, इसके अंदर में आप लोग का डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके लॉर्ड में क्या आया था, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये एग्जाम में डाल देता है। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहली बार ये पढ़ लेना है कि द्वैत शासन किसके काल में आया था। तो वारेन हेस्टिंग्स, ये पहला इंपॉर्टेंट है। बाकी सब मत ध्यान देना, बस द्वैत शासन ध्यान देना है आप लोग को। अस्थाई भूमि बंधु, ये मत ध्यान देना, कॉर्नवालिस कोड नहीं पूछता है। लेकिन ध्यान रखना था, ध्यान रख लेना, कॉर्नवालिस कोड भी आया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, देखो इनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस और यहाँ भी कॉर्नवालिस कोड है, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई भूमि बंदोबस्त किसके काल में, किस गवर्नर जनरल काल में आया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में आया था, ठीक है। उसका ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके अंदर में दो में बता दिया, एक बता दिया यहाँ पर द्वैत शासन और लॉर्ड कॉर्नवालिस का मैंने दो बता दिया। नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में यहाँ डाला है विलियम बेंटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा की समाप्ति और ठगी प्रथा का उन्मूलन, मतलब ठगी प्रथा और सती प्रथा दोनों जो चीजें हैं वो खत्म हो गई थी किसके काल में? तो विलियम बेंटिक। कौन थे गवर्नर जनरल भारत के? तो वो है विलियम बेंटिक, ठीक है। प्रेस पर पहली बार प्रतिबंध किसके काल में लगा था? तो चार्ल्स मेटकॉफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट वाला, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, लॉर्ड डलहौजी। इनके काल में रेल आए थे, आधुनिक डाक आया था, तार MPW की स्थापना हुई थी, वुड डिस्पैच घोषणा हुई थी और हड़प नीति आया था। ये सारा का सारा को पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बार जो भारत देश की जो राजधानी है ना, ये कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय किसके काल में आया थी? लॉर्ड कैनिंग के काल में आया था आपको। फिर यहाँ ध्यान देखना, लॉर्ड लिंटन के काल में क्या आया था? तो वर्निकुलस प्रेस एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्म्स और दिल्ली सरकार नहीं है, लेकिन वर्निकुलर प्रेस एक्ट किसके काल में आया था? लॉर्ड लिंटन के काल में, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ देता है। फिर नेक्स्ट में ध्यान देना, ये सब मत पढ़ना, हाँ ये ध्यान रखना, एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल किसके काल में आया था? लॉर्ड रिपन के काल में, ये ध्यान में आपको रखना है। पहली बार बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में, ये ध्यान में रखना है। और भारतीय विश्वविद्यालय कानून भी आया था, ये भी ध्यान में रखना है। फिर आपको लॉर्ड लिंटन मिंटो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मार्लो मिंटो सुधार जो हुआ था, पूछेगा मार्लो मिंटो सुधार कब आया था? तो 1906 के आसपास आया था, 1906 में आया था। वो कब आया था? तो लॉर्ड मिंटो काल में आया था, वो इंपॉर्टेंट है आपका। भारत की राजधानी किसके काल में कलकत्ता से दिल्ली को चेंज कर दी गई? तो 1911 या 1911-12 में की गई थी, वो की थी लॉर्ड हार्डिंग के काल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पढ़ लेना। नेक्स्ट वाला लॉर्ड हार्डिंग वाला। नेक्स्ट में आते हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में क्या आया था? तो रॉलेट एक्ट आई थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में डाल देता है। लॉर्ड इरविन के काल में क्या आया था? गांधी इरविन संसद 1931 में हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर डेट भी ध्यान रखना पड़ेगा इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये छोड़ देना, जो है ना वेलिंगटन, वो छोड़ देना, एग्जाम में नहीं पूछेगा, आप लोग के नहीं पूछेगा। हाँ, फिर ये पूछेगा आपको कि लॉर्ड वेवल काल में क्या आया था? तो कैबिनेट मिशन, संविधान सभा की स्थापना इसी काल में हुई थी, लॉर्ड वेवल। और लास्ट वाला आते हैं कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपको बस इतना ही ख्याल में रखना है। मुश्किल से इसमें 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग मैं टिक लगा दिया हूं, जो टिक के साथ में पूरा डिटेल्स नहीं पढ़ना है और टिक के साथ में यहाँ पर डेट मत रखना, डेट रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर किसके काल में क्या आया था। लॉर्ड टाइप क्वेश्चन आपका हो गया क्लियर। अब इसी से क्वेश्चन इतना ही बनता है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आइए, अब देखिए, मैंने अपने टॉपिक लिस्ट में ना एक चीज नहीं जोड़ी थी, वो है इनका उपनाम, लोकप्रिय नाम, फेमस नाम, जो कि एग्जाम में पूछता है। तो मैं आपको एक्स्ट्रा टॉपिक के जो अलावा जो मैं लिखा था मिसलेनियस 3 से 4 क्वेश्चन, उसमें मैं इसको ऐड कर रहा हूं। देखिए, इसमें ना पूछ देगा यंग पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? युग पुरुष, माफ करना, या फिर बापू के नाम से किसे जाना जाता है? फिर राष्ट्रपिता के नाम से किसको जाना जाता है? तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं, तो आपको ये ख्याल में रखना पड़ेगा। तो यहां देखना, ये लोग का ना उपनाम है, फेमस नाम है। तो युग पुरुष, बापू और राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है।
बिहार केसरी के नाम से कौन फेमस है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। मिस्टर क्लीन के नाम से कौन फेमस है? राजीव गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बादशाह खान या फिर सीमांत गांधी के नाम से कौन फेमस है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान। देखो एक चीज समझ जाओ यहाँ पर कि भारत रत्न मिला था खान अब्दुल गफ्फर खान को। ये कहाँ के हैं? तो ये पाकिस्तान के हैं। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, या फिर छोटा गांधी या फ्रंटियर गांधी। इंपॉर्टेंट यहाँ पर और है फ्रंटियर गांधी। एग्जाम इसमें सीमांत गांधी का इंग्लिश होता है फ्रंटियर, ठीक है। फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से खान अब्दुल गफ्फर खान को जाना जाता है। ये कहाँ के? ये पाकिस्तान के थे, लेकिन भारत के लिए बहुत कुछ किए, इसीलिए भारत में इनको बुलाकर भारत रत्न दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट ख्याल रखना। नेक्स्ट में आते हैं, सुभाष चंद्र बोस किस लिए फेमस है? किस नाम से फेमस है? नेताजी के नाम से फेमस है। मदन मोहन मालवीय महामना के नाम से फेमस है। गुरुदेव के नाम से कौन जाना जाता है? तो गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर जाना जाते हैं। और गुरु जी के नाम से कौन जाना जाते हैं? तो एस गोवलकर। ये इंपॉर्टेंट है, ये मत पढ़ना, जननायक नहीं पूछता है। हाँ ये पढ़ लेना, जेपी के नाम से या फिर लोकनायक के नाम से कौन कौन फेमस है? जयप्रकाश नारायण। पंजाब केसरी, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि पंजाब केसरी इनमें से किसे कहते हैं। एग्जाम में आपको ऑप्शन दे देगा और फिर आपको बनाना पड़ेगा। तो पंजाब केसरी के नाम से लाजपत राय है, वो बहुत फेमस है। बंगबंधु के नाम से कौन फेमस है? शेख मुजीबुर रहमान, जो भी नाम है देख लेना। लोकमान्य के नाम से कौन फेमस है? बाल गंगाधर तिलक। स्वर कोकिला के नाम से कौन फेमस है? लता मंगेशकर, ठीक है। ये पढ़ना नहीं पूछेगा। देखो जो बना हुआ ना आपको एएन कॉलेज, नाम सुने हैं ना, एएन कॉलेज का नाम पटना में अवेलेबल है, वो इन्हीं के नाम पर पढ़ा हुआ है। ये अनुग्रह नारायण सिंह जो है ना, उन्हीं के नाम पर पढ़ा हुआ है एएन कॉलेज। इनको बिहार भूपति के नाम से भी जानते हैं, बड़े साहब के नाम से भी जानते हैं। बाबूजी के नाम से कौन फेमस है? जगजीवन राम। और चाचा के नाम से कौन फेमस है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। निर्मल हृदय के नाम से कौन फेमस है? मदर टेरेसा। ये तो जाए बहुत बड़ा है, लौह पुरुष। आयरन मैन के नाम से कौन फेमस है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और शास्त्री जी के नाम से कौन फेमस है? लाल बहादुर शास्त्री। अन्ना के नाम से अन्ना दुराई। ये एग्जाम में मत आते, ये मत पढ़ना, ये मत नहीं आएगा एग्जाम में। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सरोजिनी नाइटी को। लेडी विद द लैम्प किसे कहते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ये एक्चुअली में अंधी थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, एक नर्स थी, और जब वो कुछ युद्ध हो रहा था ना, तो बहुत सारे लोगों की हेल्प की थी, अपना सहाय। उसके बाद उसी हेल्प में ये भी मारी गई थी, इसलिए इसको लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से कौन फेमस है? बिस्मार्क, बहुत एग्जाम में आया बहुत बार। मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से कौन फेमस है? नेपोलियन, बहुत एग्जाम में आया, ये पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, लिटिल मास्टर के नाम से कौन फेमस है? तो पता है आपको, सचिन तेंदुलकर लिटिल के नाम से फेमस है, लिटिल मास्टर। चलिए सॉरी, लिटिल मास्टर के नाम से कौन फेमस है? मास्टर ब्लास्टर के नाम से फेमस है सचिन तेंदुलकर। और लिटिल मास्टर के नाम से कौन फेमस है? सुनील मनोहर गावस्कर, बहुत एग्जाम में आया। दिन बंधु के नाम से कौन फेमस है? चितरंजन दास, एग्जाम में आएगा। देश बंधु CF एंड्रूज। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला। बूढ़ा पुरुष या फिर वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी के नाम से फेमस है। देश रत्न के नाम से कौन फेमस है? राजेंद्र प्रसाद। भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो भारत का बिस्मार्क कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पूरे विश्व में पूछेगा तो कौन है? मैंने अभी जस्ट बताया आप लोग को, बिस्मार्क, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया था मैं आप लोग को, देखो ये वाला। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पूछता है यहाँ पर, राजा जी के नाम से कौन फेमस है? राजा जी के नाम से चक्रवर्ती राजगोपालचारी। और उसका फ्यूहरर हिटलर को कहते हैं। और हॉकी की जादूगर किसे कहते हैं? ध्यानचंद को। उड़न परी किसे कहते हैं? PT उषा को। चलिए ये हो गया अब क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट। चलिए अब मैं यहाँ पर इसको खत्म करूंगा, इंटरनेशनल बाउंड्री। आइए देखिए, अब आते हैं। देखो मैक मोहन जो रेखा है ना, वो भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। मेरन हीप, ये मत पढ़ना, और फिर ये भी मत पढ़ना, ये भी मत पढ़ना। हाँ ये पढ़ लेना, मैगिनॉट जर्मनी और फ्रांस। जो नहीं पूछेगा मत पढ़ो उसको, ठीक है। हाँ ये पढ़ लो, 49वीं समांतर रेखा 49वीं पैरेलल लाइन अमेरिका और कनाडा के बीच में है। और ये भी याद कर लो, 38वीं समांतर है किसके बीच में? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। इसमें 2-3 और इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, जो एग्जाम में डाल देगा वो बस पढ़ लीजिएगा, याद कर। चलिए देखिए, यहाँ पर ना आपको 2-3 आप कॉपी में लिख लेना, या फिर कहीं मैं PDF में नहीं दे पाऊंगा, आप लिख ही लो तो अच्छा रहेगा आपका। एक है आपका 6 डिग्री चैनल, ठीक है। एक है आपका 8 डिग्री चैनल। उसके बाद एक है आपका यहाँ पर 9 डिग्री चैनल। और एक है आपका यहाँ पर 10 डिग्री चैनल। तो जो 6 डिग्री चैनल है वो अलग करती है, किस किस को ध्यान में रखना, वो अलग करती है अंडमान निकोबार को
इंडोनेशिया से, बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे? तो अंडमान निकोबार को, ठीक है, अंडमान को किससे अलग करती है? तो इंडोनेशिया से अलग करती है। तो ये बहुत, मैं थोड़ा सा, मेरे पास पेन नहीं है एक्चुअली में, इसलिए थोड़ा गलती लिखा रहा है, तो माफ़ करना उसके लिए। मैं ट्राई करता हूँ जितना अच्छा से लिख सकूँ उतना मैं इसको लिख सकूँ। 1 मिनट, ठीक है। अब आते हैं 8 डिग्री चैनल। देखो ये जो है ना 8 डिग्री, वो अलग करती है किसको? लक्षद्वीप को मालदीव से। याद करना, लक्षद्वीप को किससे अलग करती है? मालदीव से। अब मैं बोल रहा हूँ, बस लिख लो, इस राइटिंग में ध्यान मत दो आप। अब है 9 डिग्री चैनल, ये किसके से अलग करती है? तो ये करती है मिनी, मतलब लक्षद्वीप में 2 भाग है, एक है आपका मिनी कोय द्वीप, ठीक है, एक है मिनी कोय द्वीप, और एक है आपका मेन लक्षद्वीप। तो मिनी को अलग करती है लक्षद्वीप से। चलिए क्लियर हो गया। अब आते हैं, एक है आपका 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान को अलग करती है निकोबार से। अंडमान को अलग करती है निकोबार से, मतलब अंडमान निकोबार को बीच बीच में अलग करती है। अब है, एक है आपका यहाँ पर ग्रेट चैनल, याद कर लो, ग्रेट चैनल फेमस है, ग्रेट चैनल, इसको आप ज़्यादातर लिख ही लो, ठीक है। ऐसे में लिखने में मुझे बन नहीं रहा है क्योंकि मैं बहुत मोटा चल रहा है यहाँ पर। तो ग्रेट चैनल अलग करती है इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से, इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से। और एक लास्ट है पाक जल संधि, ये भी पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाक जल संधि, देखो नाम है पाक, मतलब पाकिस्तान, इसका मतलब नहीं हुआ। ये अलग करती है श्रीलंका को भारत से, श्रीलंका और भारत के बीच में है पाक जल संधि। ठीक, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं। पर है ना आपका बस इतना ही था, इंटरनेशनल बाउंड्री खत्म हो गया। चलिए चलते हैं। तो कल मैंने आप लोग को एक इंपॉर्टेंट हेड क्वार्टर बताया था, लेकिन हेड क्वार्टर में कुछ कुछ चीज़ें छूट गई थी। वो ये छूट गई थी, यहाँ देखना लास्ट के अंदर में, आप ध्यान में रख लेना इसको, जॉब एग्जाम में डाल देता है। एक है आपका भारतीय मौसम वेधशाला, ये पुणे में है, ठीक है। एक छूट गया था मुझसे, भारतीय खगोल संस्थान, वो बेंगलोर में है। फिर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ट्रॉम्बे, मतलब मुंबई में है, ठीक है। उसका भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में। और डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ है? वाराणसी में। तो ये चीज छूट गया था, आप लोग ख्याल में रख लेना, इसको नोट कर लेना, जहां भी नोट कर रहे हो ये भी नोट कर लेना और ये भी नोट कर लेना, कल वाले में नहीं था मेरा, नोट कर लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब क्या है कि मैं इंपॉर्टेंट के बीच में ना एक चीज यहाँ पर लिखना भूल गया था, वो चीज था आपका इंपॉर्टेंट डांस, ठीक है। तो डांस ही पूछता है, डांस तो वैसे बहुत सारा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो इंपॉर्टेंट डांस है, जो कि आपको क्लियर करना पड़ेगा, जो कि मिसलिनियस में आपको लेके चलूंगा। मैं आपको लिस्ट में, तो टॉपिक में लिस्ट में नहीं दिया था, लेकिन फिर भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने कहा था कि टोटल 4 क्लास आएगी जीके की, इसमें 1 क्लास और जीके की, ये सेकेंड नंबर क्लास है, 2 क्लास आपको और आएगी और जीके आपका समाप्त, बस उतना ही पढ़ना है। 4 घंटे की टोटल क्लास रहेगी जीके की, जिसमें से 1 क्लास आ गई है, 3 क्लास और आने वाली है, इसकी छोड़कर 2 क्लास और आएगी। आप लोग पूरा पढ़ लो, आप लोग का जीके समाप्त, जीके में बहुत अच्छा नंबर आपका आएगा, मैं लिख के देता हूँ गारंटी। यहाँ देखिए, यहाँ पर है भारतनाट्यम कहाँ की सबसे कहाँ की जो है सो डांस है? तमिलनाडु की। कथकली केरल की, मोहिनीअट्टम केरल की है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है, कथक उत्तर प्रदेश की है, उड़ीसा ओडिसी की है, मणिपुरी मणिपुर की है। तो आप लोग को याद करना है, इसमें कोई ट्रिक भी है, आप चाहे ट्रिक से यहाँ से पढ़ सकते हैं। पहली बात देखो, तमिलनाडु में नाडु आया हुआ है, देखो नाडु, यहाँ देखना, तमिलनाडु का यहाँ पर नाडु ले लो और भरतनाट्यम का नाट ले लो, नाट। तो यहाँ पर नाडु और नाट बिल्कुल मैच कर रहा है, इससे आप डिनोट कर लो कि भरतनाट्यम का तमिलनाडु ही होगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में देखना, ये दोनों रट लेना, केरल केरल। कुचिपुड़ी, यहाँ देखना, कुचिपुड़ी मतलब क्या हुआ कि पूरी आधी पकी, तो यहाँ पूरी कैसी पकी? तो आधी पकी। तो आधा से आंध्र प्रदेश हो गया और पूरी से यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आपको कुचिपुड़ी, तो याद कर लेना। नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पर कथक। तो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं ना, पान जो खाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कथक लगा के खाते हैं, पान, उनके उत्तर प्रदेश के लोग काफ़ी ज़्यादा पान खाते हैं, ठीक है ना। तो वो काफ़ी ज़्यादा पान में ना कथक लगा खाते हैं, इसलिए यहाँ पर कथक क्या हो गया? कथा, कथक, उत्तर प्रदेश। आप दोनों आसान है, उड़ीसा ओडिसी, मणिपुरी मणिपुर, बस ऐसे आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट में आते हैं। चलिए अब देखो, अब ना आपको इंपॉर्टेंट यहां से चला आता है कि जो पुरस्कार है इंपॉर्टेंट, तो आपको एग्जाम में ना आजकल पुरस्कार काफी अजीब से देता है। ये नहीं पूछता है कि पुरस्कार किसे मिला, अब ये पूछेगा आपको यहाँ पर कि जो पुरस्कार मिली, सम्मान जो मिली, पुरस्कार मिली, वो किसके लिए, किस क्षेत्र में जाती है। पता है, आप नाम सुनोगे तो आप विचित्र हो जाओगे कि सर इस क्षेत्र में भी पुरस्कार मिलता होगा। एग्जाम में डाल देगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सी पुरस्कार दी जाती है, बस फंस जाओगे आप लोग। विज्ञान के क्षेत्र में कौन सी पुरस्कार दी जाती है, लीजिए फंस जाओगे। या फिर पूछ देगा यहाँ पर कि बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है, किस आपका स्पेशलिटी में दी जाती है, फिर फंस जाओगे आप लोग। तो उसको भी ख्याल में आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मिसलेनियस में से हो गया, ये एक्स्ट्रा में पढ़ा रहा हूँ आपको, ये लिस्ट में नहीं है लेकिन एग्जाम में डाल देता है, तो आप इसको पढ़ लो। देखो
जो नोबेल पुरस्कार है ना, वो आपको दी जाती है साहित्य के क्षेत्र में। बस इतना पढ़ लो, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पुलिसदर पत्रकारिता के क्षेत्र में, मतलब कि आपका यहाँ पर जो मीडिया होता है ना, मीडिया जो बोलते हैं, मीडिया आ गया, प्रेस, प्रेस के क्षेत्र में दी जाती है। ऑस्कर फिल्म के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। बुकर साहित्य के क्षेत्र में। ग्रेमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में। नहीं बोलते ग्रेमी ले आऊंगा, हनी सिंह का जो गाना है ना, ग्रेमी ले आऊंगा, वही इसी पे बना हुआ है यहाँ पर, यही गाना है। अब यहाँ पर रमन मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, मतलब सब दी जाती है। एक बात ख्याल रखना कि एशिया का नोबेल, तो याद करना, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है यहाँ पर रमन मैग्सेसे को, तो ये भी ख्याल में रखना पड़ेगा। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार शांति के क्षेत्र में। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में यहाँ पर देखना, भारत रत्न किस क्षेत्र में दी जाती है? भारत रत्न दी जाती है यहाँ पर कला, साहित्य, विज्ञान, खेल के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के फिल्म के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ साहित्य के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है। फिर ये मत पढ़ना, ये मत पढ़ना, व्यास पढ़ लेना। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। कबीर पुरस्कार, यहाँ देखना, कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के प्रशिक्षण के क्षेत्र में। ठीक है। राजीव गांधी खेल सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी के क्षेत्र में। अर्जुन उसी क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में। भटनागर विज्ञान के क्षेत्र में। धन्वंतरी चिकित्सा के क्षेत्र में, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार डाल दिया हुआ है। बोरलॉग, तो बोरलॉग दी जाती है कृषि के क्षेत्र में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चमल देवी पत्रकारिता के क्षेत्र में। और गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सांसद के क्षेत्र में। चलिए, ये भी टॉपिक यहाँ पर क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारत रत्न। बहुत बार एग्जाम में पूछा है भारत रत्न, तो आप लोगों को इसको भी खत्म कर देना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बार भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? मतलब पूछेगा एग्जाम के अंदर में, कौन सा पुरस्कार भारत में सबसे उच्च स्तर पर है, तो वह है भारत रत्न। बहुत बार एग्जाम में डाला है, तो इसको याद कर लेना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। वैसे 3 भारतीय थे जिनको एक साथ दिया गया था, वो है सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक और व्यक्ति है, नीचे उनका नाम देख लेंगे। अब आते हैं, ये पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो 1971 में मिला था इंदिरा गांधी को। ठीक है, इंदिरा गांधी सब पहली महिला थी जो ये पुरस्कार पाई थी, पहली महिला। मरने के बाद में सबसे पहली बार ये पुरस्कार किसे दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में। ठीक है, उसके बाद भीमराव अंबेडकर को दूसरी बार दी गई थी 1990 में। तो एग्जाम में इसको आसान मत समझो, एग्जाम में पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जो संविधान लिखे थे, जो संविधान के बारे में सब कुछ बताए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहले मरणों, मतलब कि कब मिला था भारत रत्न? तो आपको ये याद करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? ये याद ना आपको रटना पड़ेगा कब मिला था। ठीक है, तो आपको ना यहाँ पर डेट इंपॉर्टेंट है, डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर डेट पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में आपको डेट पूछेगा, या फिर पूछेगा 1990 में किसे मिला था, तो आपको यहाँ पर डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेट पढ़ लेना। आगे आते हैं, तो भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फर खान। कब दिया गया था? तो पाकिस्तान के थे 1997 में, जिनको सीमांत गांधी, 1987 में, माफ करना, जिनको सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान के नाम से बोलते हैं। मैंने पढ़ा था अभी। मदर टेरेसा को कब मिला था? तो मदर टेरेसा जो है पुरस्कार पाने वाली भारत में दूसरी महिला थी, जो कि 1980 में दिया गया था। और पहली कौन थी? इंदिरा गांधी, 1971 में। और पता होगा कि मदर टेरेसा को नोबेल भी मिला था। कब मिला था? 1979 में। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार भी दी गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुकर पुरस्कार का वो जो बुकर शुरुआत है वो इसी समय हुई थी, जो अनिरुद्धि राय है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में देखना, यहाँ पर है एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? तो मैग्सेसे, मैंने बता दिया था आपको ऑलरेडी, ये भी इंपॉर्टेंट है। को यहाँ पर देखना, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डाल देता है। आचार्य विनोबा भावे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आते हैं, भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक, मतलब विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है भारत का? तो भटनागर, मैंने पढ़ा था आप लोग को। नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? अमेरिका के थे। और इन्हीं के नाम पर ना अपने देश के अंदर में आपको कृषि पुरस्कार दी जाती है, पता होगा आप लोग को। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करती है फर्टिलाइजर कंपनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डाल देता है, जो कृषि क्षेत्र में मिलता है। और किसे मिला था? तो अमिताभ पटेल को मिला था। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में ये पढ़ लेना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1965 में। किस लिए? शांति क्षेत्र में दी जाती है। और सबसे पहले वह किसे स्थापना की थी? शांति प्रसाद जैन ने। और सबसे पहले किसे मिला था? जी शंकर कुरूप को 1965 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डाल देता है। मैं जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आशापूर्णा देवी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डाल देता है आपको। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। आगे देख लो,
आगे देखो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, मिस वर्ल्ड था, मिस यूनिवर्स पाने वाली महिला कौन थी, बस आपको यहाँ याद करना है महिला। रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनी थी सबसे पहली बार, और मिस यूनिवर्स बनी थी सुष्मिता सेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, तानसेन सम्मान जो संगीत क्षेत्र में जाती है वो कहाँ, किस किस राज्य से में दी जाती है, किस राज्य से बिलोंग करती है, तो मध्य प्रदेश। क्योंकि तानसेन जी थे ना, वो कौन थे, तो अकबर के दरबार महारत्न थे, बहुत अच्छा गीत गाते थे, पता होगा, इसीलिए संगीत के क्षेत्र में तानसेन पुरस्कार दी जाती है, जो कि आपको मध्य प्रदेश के थे। एग्जाम में डालता है कि तानसेन पुरस्कार किस किस क्षेत्र में, मतलब किस क्षेत्र में और कहाँ दी जाती है, तो मध्य प्रदेश में संगीत के क्षेत्र में दी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री से प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, नरगिस दत्त, जो कौन थी, तो संजय दत्त की माँ थी, पता होगा आप लोग को, संजय दत्त की माँ कौन है, यही तो है। और किस में काम की थी, तो मदर इंडिया जो एक फिल्म आया था, पता होगा आप लोग को, उसमें काम की थी। 1958 में ही उनको मिला था। और व्यास सम्मान कौन से फाउंडेशन देते हैं, तो के बिरला फाउंडेशन देते हैं व्यास सम्मान, और इसे पाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर राम विलास शर्मा। अब देखो ना, आप लोग का यहाँ पर जो भारत रत्न है उससे कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो याद कर लेना, एग्जाम में डाल देता है तो उसको फटाफट देख लो। तो यहाँ ध्यान देना, सबसे पहली बार ना 1954 में 3 आदमी को एक साथ दिया गया था आपको भारत रत्न। कौन कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और फिर कौन थे, तो और थे आपका सीवी रमन, ये भी ख्याल रखना है, कौन थे, तो सीवी रमन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर डालता हूँ मैं, सीवी रमन थे। और तीसरा कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ये 3 आदमी को एक साथ दिया गया था पहली बार, ये इंपॉर्टेंट आपका ख्याल रखना। उसके बाद में यहाँ ध्यान देना, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, कौन थे, तो यहाँ पर यहाँ पर जो JL नेहरू थे, जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, उनको कब मिला था नोबेल पुरस्कार, तो उनको मिला था 1955 में, ख्याल रखना, कब मिला था, 1955 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कब दिया गया था, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो दिया गया था वो दिया गया था 1991 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1991 में उनको दिया गया था, ठीक है, ये भी देख लेना आप लोग। और इंदिरा गांधी पता ही, मैंने बता ही दिया था आप लोग को। अब नेक्स्ट में आते हैं, तो नेक्स्ट में है यहाँ पर आप लोग का नेल्सन मंडेला। तो जो नेल्सन मंडेला याद करना, नेल्सन मंडेला को कब दिया गया था आप लोग को, जो कि यहाँ पर दूसरे कौन थे, ये दूसरे विदेशी थे मंडेला, उनको कब दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख लेना साइड में आप, 1990 में दिया गया था। कब दिया गया था यहाँ पर, 1990 में। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, APJ अब्दुल कलाम को कब दिया गया था, तो APJ अब्दुल कलाम को दिया गया था पुरस्कार आप लोग को 1997 में, 1997 में, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में डाल देता है। कब मिला था भारत रत्न, 1997 में मिला था। अब आते हैं यहाँ पर देखना, खेल के क्षेत्र में पहली बार सचिन तेंदुलकर को मिला था। कब, किसको मिला था, सचिन तेंदुलकर को, कब मिला था, एग्जाम में डाल देता है। तो खेल के क्षेत्र में पहली बार जो मिला था भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को, उनको कब दिया गया था, 2014 में, याद कर लेना, पहली बार इन्हें दिया गया था। खेल क्षेत्र में ये मिलता नहीं है, लेकिन पहली बार इनको मिल गया था, इसी के लिए इनका नाम आ जाता है। उसके बाद एक ख्याल रखना कि अटल बिहारी वाजपेयी, इन्हीं के साथ में अटल बिहारी वाजपेयी को भी 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया था। वो कौन थे, तो भारत के 3 बार बन चुके प्रधानमंत्री थे। चलिए आप नेक्स्ट याद कर लेना आप लोग, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अभी हाल ही में 2019 में मिला है भारत रत्न, इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि ये अभी हाल का करेंट है, याद कर लेना। तो 19 में दिया गया है भूपेन हजारिका, ये हर साल नहीं मिलती है, ये जो पुरस्कार हर भूपेन हजारिका, 3 आदमी को दिया गया एक साथ में, किस किस को, तो भूपेन हजारिका, याद कर लो, इसको लिख लो, भूपेन हजारिका। नेक्स्ट को यहाँ पर दिया गया है, यहाँ प्रणब मुखर्जी जो अपने देश के राष्ट्रपति थे, प्रणब मुखर्जी एक, और थर्ड आदमी है यहाँ पर नानाजी देशमुख, ठीक है, इतने आदमी को दिया गया था एक साथ में, ये 19 का करेंट है, ये पढ़ लेना। इसके बाद में एक और याद कर लो, 2001 में दिया गया था लता जी को, लता मंगेशकर को, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। बस इतना ही है आपको भारत रत्न से। चलिए चलते हैं। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, आपको इम्पोर्टेंट बैटल और गांधी स्पेशल, ये दोनों मैं आपको खत्म कर देता हूँ इसी में, इम्पोर्टेंट बैटल जो है सो और गांधी स्पेशल। तो आइए फटाफट इस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, इम्पोर्टेंट बैटल से पहले ना आप लोगों को पूरा याद करना पड़ेगा। चलिए देखिए, यहाँ पर ना आप लोग का भारत में जो सबसे पहली बार जो आए थे, आर्यवासी जो आए थे, जो मध्य एशिया से आए थे, उनका आगमन कब हुआ था, 1500 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 1500 ईसा पूर्व। यहाँ पर BC है, ईसा पूर्व मतलब क्या हुआ, BC, AD मत समझना है, BC फुल क्या होता है, बिफोर क्रिस्ट, और AD मतलब NOD नहीं होता है, तो याद कर लेना इसको। ऋग्वैदिक काल कब से कब माना जाता है, तो 1500 से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600, ये सब मत नहीं याद करना, आप लोग को इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ पूरा पढ़ लेना, नहीं जरूरत है आप लोग को।
रुक जाइए। अब है ना, आप लोग यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ तो देखना, भारत में जो आर्यवासी आए थे कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व। बाकी ये मत पढ़ना, ये मत पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। महावीर जी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर जी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, और महावीर की मृत्यु कब हुई थी? 468 में। कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये बताइए, ये उल्टा मुझे लग रहा है, 540 में जन्म लिए 468 में मर गए, ये कैसे हो सकता है? देखो उसमें ना बीसी में उल्टा चलता है। जैसे पता होगा आप लोग को कि -3 बड़ा फिर -2 बड़ा, तो आप जाहिर सी बात है क्या बोलोगे? -2 बड़ा है, -3 छोटा है। क्यों? क्योंकि ये जीरो के पास जल्दी पहुंचने वाला, ये बड़ा है और ये छोटा है। उसी तरह ना बीसी में उल्टा चलता है, ठीक है, ख्याल रखना। जितना ईस्वी है उतना आगे हम उसको जोड़ेंगे। तो महावीर का जन्म कब हुआ था? जो कि जैन धर्म की स्थापना किए थे। 540 में जन्मे और मृत्यु ये हुई थी, ये याद करना। गौतम बुद्ध जन्म कब हुई थी? 563 में, और मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 483 में, ठीक है। सिकंदर पहली बार भारत पर कम किया था 326 ईसा पूर्व में। अब आते हैं यहाँ से जो इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 58 ईसा पूर्व में, और शक संवत की 78 एडी, यहाँ से अब एडी आ गया था, एडी में हुई थी, और हिजरी की 622 में, जो मुस्लिम लोगों का है। अब आगे आता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है फटाफट पढ़ लीजिए। भारत में पहली बार मुस्लिम आक्रमण कब हुई थी? 712 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट 225 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछेगा। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 92 में। ये सब रटना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये सब पूछता है। ये आप पढ़ोगे ना 50-60 तो उसमें से 1 से 2 एग्जाम में आपको टकरा जाता है, तो याद कर लेना। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी आप लोग को? 1 मिनट, उसका यहां देखना, गुलाम वंश कब आई थी? एग्जाम में डाल दिया था इस बार। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। इब्न बतूता मत पढ़ना, ये भी मत पढ़ना। हाँ, ये पढ़ना गुरु नानक देव की जन्म कब हुई थी? तो 1459 ईस्वी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर आ जाता है, 1469 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पढ़ना है आप लोग को कि आप लोग का पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 26 में, ये इंपॉर्टेंट है। द्वितीय कब हुआ था? 56 में, और तृतीय कब हुआ था? 61 में। तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पढ़ना ये वाला, हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 76 में। ये सब मत पढ़ना, इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। अकबर का, ठीक है। हाँ, ये पढ़ना है कि दिन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? 82 में, 1582 ईस्वी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में, एग्जाम में डाल देता है। फिर ये मत पढ़ना, ये पढ़ना प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 57 में, वेदरा का 7059 में, और बक्सर का 7064 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग को के लिए। फिर ये सब मत पढ़ना। हाँ, फिर ये पढ़ना आप लोग को। फिर हो गया, इसमें इतना ही है। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं। इस बार जो बता रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा है, आप पूरा पढ़ लेना। मैं आपको फटाफट लिख के देता हूँ या बता देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत यहाँ पर ना हो। चलिए यहाँ से ये सब मत पढ़ना, यहाँ से पढ़ना। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, जो कि हम लोग को देखे भी थे। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब से आई थी? 1793 की ईस्वी में। बंगाल में प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? 1905 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मार्लो मिंटो सुधार कब आया था? 1909 ईस्वी में। मैंने वहां पर 6 बताया था, गलती था, 1909 में आया था, ध्यान देना। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। खेरा आंदोलन कब हुआ था? 18 में। खिलाफत कब हुआ था? 19 में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुई थी? 14 से 18। द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार 39 से 45। अब आगे आते हैं, लखनऊ समझौता कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। होम रूल लीग आंदोलन कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट कब आई थी? 1919 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 22 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में डाल देगा आपको। फिर ये मत पढ़ना, नेक्स्ट वाला मत पढ़ना, इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ बस वही रटना है, एक्स्ट्रा मत रट लेना, एक्स्ट्रा रटने से आप ही को नुकसान है। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। दांडी मार्च का 30 में। गांधी मिशन कब हुई थी? 31 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। चीन का भारत पहली बार युद्ध कब हुआ था? 62 में। भारत में पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? 1965 में। फिर ताशकंद समझौता 1966 में। तालीकोट का युद्ध 1565 में। कारगिल युद्ध 1999 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय 31 में, और 32 में। इसमें पूछेगा किस गोलमेज, मतलब कि गोलमेज सम्मेलन में क्या गांधी जी भाग लिए थे? तो हाँ लिए थे। किस में लिए थे? तो द्वितीय में लिए थे। यहाँ पर यह मैं डाल देता है, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे? तो द्वितीय में लिए थे, ठीक है। अब आगे आते हैं, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में।
क्रिप्स मिशन का आगमन कब आया था? 1942 ईस्वी में। आजाद हिंद का फौज गठन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। चीनी क्रांति 1911 में। फ्रांसीसी 1789 में। रूसी 1917 में। तो आपका यहाँ पर जो भी था इंपॉर्टेंट बैटल और इंपॉर्टेंट वो सब खत्म हो गया। अब देखो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना यहाँ पर थोड़ा देर पहले, जस्ट इसी वीडियो के अंदर में लॉर्ड टाइप क्वेश्चन। तो लॉर्ड टाइप क्वेश्चन की मैंने पढ़ा था, तो उसका प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोग कितना बना पाते हैं इसके बारे में। ये बताइए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल में, ये मत पढ़ना, बंगाल में द्वैध शासन का किसके शासनकाल में आया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में आया था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस काल में आया था। बंगाल में भारत में सबसे पहली बार सिविल सेवा का जनक किसे, मतलब सिविल सेवा एग्जाम किसने लाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। एग्जाम में बहुत बार डाल देता है। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। रेलवे बोर्ड का गठन लॉर्ड कर्जन काल में। पता होगा आप लोग को, यहाँ पर रेल आया था लॉर्ड डलहौजी काल में, लेकिन रेलवे बोर्ड कब बैठा? लॉर्ड कर्जन काल में। बंगाल विभाजन रद्द हुआ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय काल में। भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी। डाक की व्यवस्था लॉर्ड डलहौजी। पहली बार पाकिस्तान की मांग लॉर्ड लिनथिंगो के काल में। जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था। ठीक है। चलिए सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा का समाप्ति विलियम बेंटिक ने किया था 1829-1830 ईस्वी में। अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन लॉर्ड चेम्सफोर्ड, मतलब विश्वविद्यालय की स्थापना। अब आगे आते हैं यहाँ पर, प्रथम बार संविधान सभा का बैठक कब किस काल में हुआ था? लॉर्ड वेवल के काल में। बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई कलकत्ता मद्रास की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के काल में ही हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन के समय स्थापना चंपारण सत्याग्रह के समय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। एग्जाम में डाल देगा आपका। नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पर, महारानी विक्टोरिया ने केसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? लॉर्ड लिंटन के काल को किया था। अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया किसने बनाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट। बंगाल का शेर किसे कहते हैं? लॉर्ड वेलजेली को। बंगाल का शेर। साइमन कमीशन किसके काल में भारत आया था? लॉर्ड इरविन के काल में। ठीक है। क्रिप्स मिशन लॉर्ड लिनथिंगो काल में। कैबिनेट मिशन लॉर्ड वेबल काल में। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो सेकेंड के काल में हुआ था। ये पढ़ लेना। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन थे यहाँ के लॉर्ड? तो लॉर्ड लिनथिंगो थे। ठीक है। समन्वय अवज्ञा के समय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। असहयोग के समय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? लॉर्ड डफरिन के काल में। ठीक है। चलो अब देखो, दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? लॉर्ड एलन बेरो काल में। भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत किस काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो काल में। एग्जाम में डाल देता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नियमित जनगणना किस काल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के काल में। सेकेंड लॉर्ड विलिंगटन और तृतीय लॉर्ड विलिंगटन। तो यहाँ पे खत्म हो गया लॉर्ड टाइप क्वेश्चन। चलिए आप नेक्स्ट में आते हैं। अब देखते हैं, अब यहाँ पे मैं चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है गांधी स्पेशल। एग्जाम में डाल देता है आपको एग्जाम में। ठीक है। गांधी स्पेशल एग्जाम में डाल देगा, तो इसको हम देख लेते हैं। चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पर गांधी जी के बारे में पूरी जानकारी, कब कैसे क्या हुई थी। चलिए पढ़ता हूँ यहाँ पर। देखिए गांधी जी का पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ था? तो गुजरात काठियावाड़ में। बहुत इंपॉर्टेंट है। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी या फिर कामबा। माता का नाम पुतलीबाई। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। एग्जाम में डाल देता है बहुत बार। गांधी के पुत्र के नाम क्या था? मत पढ़ना, एग्जाम में नहीं आएगा, छोड़ देना इसको। उनके 4 पुत्र थे टोटल। ठीक है। अब आगे आते हैं, यहाँ देखना, उनकी आत्मकथा का नाम क्या था? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है। मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। इसीलिए 30 जनवरी को ना शहीद दिवस मनाया जाता है, पता होगा आप लोग को। अब आगे आते हैं, अहिंसा दिवस उनके जन्म तिथि पर 2 अक्टूबर को, और शहीद दिवस 30 जनवरी को। गांधी की समाधि स्थल कौन सी है? राजघाट। इनके गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और इनके 2 गुरु थे, एक थे राजनीतिक, एक दार्शनिक थे। यहाँ पर जो राजनीतिक थे वो है गोपाल कृष्ण गोखले, और दार्शनिक कौन थे? लियो टॉलस्टॉय। चलिए आगे आते हैं, यहाँ देखना, पहली बार जो भारत आए थे, कब आए थे? भारत में प्रवेश किए थे 1915 में। ठीक है। इसीलिए 9 जनवरी 1915 को भारत में आए थे। इसी के लिए 9 जनवरी को ना यहाँ पर भारतीय प्रवासी दिवस भी बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है आप लोग को। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में इसने किया था, और सत्याग्रह का प्रथम यहाँ भारत में कहाँ हुआ? चंपारण में 1917 ईस्वी में। अब आगे आते हैं, यहाँ देखना, महात्मा की उपाधि इन्होंने किसको दी थी? मतलब महात्मा की उपाधि किसने इन्हें दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। और बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी।
और अर्धनग्न फकीर की उपाधि किसने दी थी? तो विंस्टन चर्चिल ने। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनके समय में ना 2-3 इन्होंने किया था स्थापना आश्रम की। तो इन्होंने किया था स्थापना फिनिक्स आश्रम की 1904 में अफ्रीका में। टॉलस्टॉय फॉर्म की 1910 में अफ्रीका में किया था। यहाँ किया था साबरमती आश्रम की 1916 की ईस्वी में। अब आगे आते, इनका एक बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंद स्वराज के नाम से इन्हीं का बुक है। पूछेगा हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो यही है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इन्हीं का बुक है। और मेरे सपनों का भारत भी इन्हीं का बुक है। इनके कुछ समाचार पत्र है, याद कर लेना। यहाँ पूछता है यंग इंडियन, इंडियन ओपिनियन, ये बाकी मत पढ़ना, बस ये पढ़ना। नवजीवन और पैम्पलेट और हरिजन द ग्रीन पैम्पलेट इन्हीं का है। ठीक है, चलिए। टाइम पत्रिका में 1930 ईस्वी में इन्हें मैन ऑफ द ईयर के नाम से घोषित किया गया था। चलिए, बस आपका गांधी प्रयोग यहाँ पर खत्म हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आइए, तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है मेरा इंपॉर्टेंट डे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डे भी मैं खत्म करता हूँ। यहाँ पर कहाँ गया इंपॉर्टेंट डे, उसको भी मैं यहाँ पर खत्म कर देता हूँ आज। यहाँ देखिएगा इंपॉर्टेंट डे है ये वाला, इसको मैं खत्म करता हूँ। चलिए फटाफट इंपॉर्टेंट डे खत्म करते हैं। आप देखिए, सबसे पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। थल सेना दिवस 15 जनवरी। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जन्म दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। 30 जनवरी शहीद दिवस, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस, तो याद करना है। 1 फरवरी मत पढ़ना, 14 मत पढ़ना, सब पता ही ऑलरेडी। हाँ, ये पढ़ना 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। जो इंपॉर्टेंट है बस वही याद करो। विज्ञान दिवस 28 फरवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी मत पढ़ना। हाँ, ये पढ़ना 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस, पढ़ लेना, बाकी से छोड़ देना। अब आ गया था, ये पढ़ लेना 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, बाकी छोड़ देना। ये पढ़ना 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस इंपॉर्टेंट है। 1 मई मजदूर दिवस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे आते हैं, बाकी मत पढ़ना आप। फिर ये पढ़ना 13 मई राष्ट्रीय एकता दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी छोड़ देना। ये पढ़ना 31 मई विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस। ये पढ़ना 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 21 जून योग दिवस। ठीक है, चलिए। डायबिटीज दिवस ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट 27 जून। उसके बाद मत पढ़ना। फिर ये पढ़ना 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। फिर आप पढ़ना 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। 20 अगस्त सद्भावना दिवस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ो। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त इंपॉर्टेंट है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर इंपॉर्टेंट है। हिंदी दिवस 14 सितंबर इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यटन दिवस ये पढ़ो। फिर आप ये पढ़ो 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वीर दिवस, ये मत पढ़ो, छोड़ दो ये वाला। 2 अक्टूबर पढ़ लो और 8 अक्टूबर पढ़ लो, क्योंकि 2 अक्टूबर को होते हैं विश्व अहिंसा दिवस, मतलब महात्मा गांधी के जन्म दिवस, और बहादुर शास्त्री की जयंती, और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पर। फिर आप लोग ये पढ़ो 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। फिर ये छोड़ दो, ये पढ़ो 24 अक्टूबर विश्व राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस इंपॉर्टेंट है। फिर ये पढ़ो 31 अक्टूबर संकल्प दिवस, एकता दिवस, दोनों। फिर ये पढ़ो इंपॉर्टेंट है 14 नवंबर बाल दिवस। 1 दिसंबर एड्स दिवस। 4 दिसंबर नौसेना दिवस। फिर ये छोड़ दो, ये पढ़ो, बहुत बढ़िया में आया है, विकास दिवस। फिर ये पढ़ो 23 दिसंबर किसान दिवस, बाकी छोड़ दो। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेयर। एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। आइए देखिए, मैंने इसके लिए ना बहुत जगह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने इसके लिए ना काफ़ी अच्छे तरीके से आपको हाथ में ये हैंड नोट लिख के मैं बता देता कि भाई आपको समझने से मतलब है। सबसे पहले ना आप लोगों को एक डायग्राम समझना पड़ेगा। देखो, जो समझने के लिए आप सबसे पहले डायग्राम समझो। जैसे कहने का अर्थ है कि देखो, यहाँ पर हमारा जो पृथ्वी है, बस ये समझो पृथ्वी का आधा भाग है। इस पृथ्वी के ऊपर जो है जितना इतना है ना, वो सबको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ये हुआ कि एक वातावरण जो है ना पूरा इस पर चल रहा है। सो वायुमंडल के नाम से हम पुकारते हैं, पूरे यहाँ पर वायुमंडल हम बोल सकते हैं। अब इसके ऊपर जैसे जैसे जाएंगे ना, वैसे वैसे इसका जो है ना आपका मंडल है वो चेंज होते जाएगा। अब जैसे कहने का अर्थ है कि यहाँ पर आपका हो गया मेन पृथ्वी, इसके ऊपर जाएंगे तो होगा क्षोभ मंडल। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे तो समताप मंडल। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा ओजोन मंडल। फिर ऊपर जाएगा बाहरी मंडल। तो टोटल यहाँ पर इतने सारे मंडल हैं। उन सभी आपको यहाँ पर स्फेयर है, स्फेयर, उस सभी को आपको यहाँ याद करना पड़ेगा किस मंडल में क्या होता है। इस मंडल में क्या होता है, बारिश होती है। इस मंडल में प्लेन उड़ता है। इस मंडल में रेडियो काम करती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता है। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं इसको। देखिए, जो आपका एटमॉस्फेयर है ना, उसके अध्ययन को, वायुमंडल के ऊपरी परतों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एरोलॉजी, और निचली परत को बोलते हैं यहाँ पर मेट्रोलॉजी। सिंपल सी बात है, एयर मतलब क्या होता है, हवा।
तो हवा ऊपर होगी तो इसलिए ऊपरी पथ के अध्ययन क्या बोलते हैं, एरोलॉजी। और मेट्रो कहाँ चलती है, जमीन के अंदर चलती है, तो बोलेंगे मेट्रोलॉजी। ठीक है, निचली परत को, इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल टोटल 10,000 किलोमीटर, मतलब एटमॉस्फेयर टोटल 10,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं वायुमंडल में, पता है आपको, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20.9 मतलब 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.03%, और आर्गन कितना है 0.9%। तो आपको ये तीनों डाटा है, ये आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जहाँ पूछेगा आपसे कि एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन है। उसके बाद कौन सी है, कितना परसेंट, 78%। उसके बाद ऑक्सीजन 21%। उसके बाद CO2 सबसे कम आर्गन है, और CO2 भी कम ही है इसमें। चलिए, सबसे कम CO2 है। देखिए, अब देखते हैं वायुमंडल में जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इसकी स्फीयर भी चेंज होती रहती है। इसके वर्क के अनुसार में इसको चेंज कर दिया गया है। तो सबसे ऊपर वाले मंडल को हम लोग ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, मतलब क्षोभ मंडल बोलो हिंदी में, या फिर बोलो ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर जो होती है वो सरफेस से 18 किलोमीटर तक ऊपर रहती है। मतलब यहां पर आपकी पृथ्वी शुरू हुई और इसके 18 किलोमीटर के अंदर की इतना, इसके बीच के जो एरिया है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। इसमें क्या क्या होती है, इसके अंदर में मौसमी घटनाएं, जैसे कि मौसम के अंदर में जो कौवे उड़ते हैं, पक्षी का उड़ना, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव। ग्रीन हाउस गैस समझते हो, जो कि कंट्रोल करता है गर्मी को, ये ठंडा को, इसको बोलते हैं। और सबसे अधिक डेंसिटी भी इसी की होती है क्षोभ मंडल में। इसी में मौसमी घटनाएं, सर्दी गर्मी, ये सब इसी में पड़ती है। समझ गए आप लोग, मेरी बात समझ गए। तो यहाँ पूछेगा कि किस स्फीयर में वर्षा होती है, तो आप लोग फंस जाओगे। या फिर किस स्फीयर की डेंसिटी सबसे अधिक होती है, या फिर किस स्फीयर का जो है सब फैलाव जो है ना, वो 0 से 18 के बीच में फैला हुआ है, तो फिर फंस जाओगे। तो याद करना यही चीज, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, जो इसी के बारे में यहां पर आया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट मंडल आता है स्ट्रेटोस्फीयर। अब यहां देखना, मैंने यहां पढ़ा पृथ्वी जस्ट ऊपर कौन है, यहां पर है आपको ट्रोपोस्फीयर, और इसके जस्ट ऊपर पहुंचता है यहां पर स्ट्रेटोस्फीयर। पता है आपको, जो स्ट्रेटोस्फीयर है ना, इसको पता क्या है, दो पार्ट में। इसके एक पार्ट में यहां से यहां तक के को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, और इसके इसी पार्ट में, स्ट्रेटोस्फीयर के पार्ट में भी जो ऊपर वाला मंडल है उसको बोलते हैं ओजोन मंडल। तो यहां पर जो है ना, उसको ओजोन लेयर बोलते हैं। तो स्ट्रेटोस्फीयर में ही अवेलेबल है ओजोन लेयर, ख्याल रखना। जो बोलते हैं समताप मंडल, ये कहां से कहां तक है, तो वो क्या था, 0 से 18 था, और ये कितना है, 18 से 50 है। कितना है, 18 से 50। ठीक है, आप देखना यहां पर समताप जो मंडल होते हैं इसी में प्लेन उड़ती है। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होती है, इसी में प्लेन उड़ती है। पूछेगा कि प्लेन किस लेयर में उड़ती है, किस स्फीयर में उड़ती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल में उड़ती है। और समताप मंडल का भी एक पार्ट है ओजोन मंडल, जो उसके आधा कटा हुआ है। जो कि यहां से देखो, समताप मंडल क्या है पता है, 18 से लेकर 10 मतलब 18 से लेकर 28 किलोमीटर तक के बीच को बोलते हैं समताप मंडल, और 28 से 50 के बीच के मंडल को बोलते हैं हम लोग ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करता है, तो ओजोन लेयर जो है ना, वो CFC, जो ओजोन लेयर है, वो सूर्य की रोशनी है ना, वो डायरेक्ट नहीं आने देती है। वो उसको ना, वो क्या करती है, उसको रिफ्लेक्शन करके ऊपर की तरफ भेज देती है, जिससे हम लोग को जो गर्मी है ना, बहुत अधिक नहीं पहुंच पाती है, एसिड रेन नहीं हो पाती है, यही रोकता है उसको, ख्याल रखना। ओजोन मंडल, उसको बोलते हैं ओजोन लेयर। ये आपको स्ट्रेटोस्फीयर का ही पार्ट है। ये 10 किलोमीटर के बाद ये चली आती है, और ये इसकी जो है पूछेगा कि ओजोन मंडल जो है, ओजोन लेयर है, वो किस गैस से सबसे अधिक नुकसान पहुंच रही है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से सबसे अधिक नुकसान पहुंच रही है। और इसको हम लोग किस में मापते हैं, ओजोन लेयर की जो मोटाई है किस में मापते हैं, डॉप्सन में मापते हैं। किसमें, डॉप्सल या फिर डॉप्सन में हम लोग मापते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट मंडल। तो यहां पर है आपका समताप मंडल खत्म हो गया। अब आता है मेसोस्फीयर, इसको बोलते हैं मध्य मंडल। ये है 50 to 80 किलोमीटर। इसमें क्या होता है, इसमें उल्का पिंड आकर खत्म करती है। तो पूछेगा कि उल्का पिंड किस मंडल में आगे खत्म होती है, तो यहाँ इसी मंडल में, मध्य मंडल में। अब आते हैं आयन मंडल, इसको बोलते हैं हम लोग आयनोस्फीयर। क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर। ये है 80 to 60। इसी में रेडियो वे, टीवी, रेडियो का जो सिंगल है, सिंगल बोलते हैं, रेडियो का सिंगल, ये इसी में काम करती है। और सबसे लास्ट है यहाँ पर एक्सोस्फीयर, बाहरी मंडल, जिसमें कुछ नहीं, वो की स्पेस है। ठीक है, मेरी बात समझ गए। तो दैट्स फॉर टुडे गाइज, आज हम इतने ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो बनाने के लिए। और फिर मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में ना आपको और भी मैं टॉपिक खत्म कर दूं। आज मैं आपको काफी ज्यादा टॉपिक खत्म कर दिया हूं। अब आपका यहाँ पर 10-12 टॉपिक और है, जो कि मैं कल के टॉपिक में खत्म कर दूंगा।
ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर आप वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करो, क्योंकि काफ़ी कम व्यूज आ रहे हैं। जब व्यूज नहीं आएंगे तो मैं मोटिवेट नहीं हो पाऊंगा, तो फिर आप लोग का वीडियो बना कैसे दूंगा। और दूसरी बात, ये सभी का पीडीएफ चाहिए आप लोग को, तो ये सभी पीडीएफ मेरे ग्रुप में अवेलेबल है, जो एंट्रेंस एग्जाम वाले, इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए वहां से ग्रुप में ऐड होइए और ये सबका पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में पाइए। जो कंटेंट मेरे पास इंग्लिश में होगा मैं इंग्लिश में पहुंचा दूंगा, जो हिंदी में होगा हिंदी पहुंचा दूंगा। हिंदी वाले बच्चे बहुत हैं और इंग्लिश वाले कम हैं, इसीलिए मैं ट्राई करता हूं कि हिंदी पढ़ाऊं और कंटेंट आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके पढ़ लो। ठीक है, चलो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।